देख रहे हैं स्पेशल एट 4। कर्नाटक के सियासी अखाड़े और जुमेरात को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी गई। कोर्ट में बागी अराकीन असेंबली की अर्जी पर सुनवाई हुई। बागी अराकीन असेंबली ने अपने मौकिफ रखते हुए स्पीकर के रोल पर सवाल उठाए। बागी अराकीन असेंबली ने कहा कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन स्पीकर उन्हें जानबूझकर कबूल नहीं कर रहे हैं उनके इस्तीफों को। इस बीच स्पीकर के आर रमेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि वो बुध तक बागी अराकीन असेंबली की नाअहली और इस्तीफे को लेकर फैसला लेंगे। वाज़ेह हो कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के 16 एमएलए इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे पर फैसला न लेने पर 15 बागी अराकीन असेंबली स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने बागी अराकीन असेंबली के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि कोर्ट स्पीकर को नहीं कह सकती कि वो अराकीन असेंबली के इस्तीफे या उन्हें नाअहल ठहराने की कार्रवाई कैसे करे। हम स्पीकर के फैसले में मदाखलत नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्पीकर के वकील की दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि आप हमें आईनी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं, पर खुद अराकीन असेंबली के इस्तीफे पर फैसला नहीं ले रहे हैं। बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 10:30 बजे तक फैसला महफूज इसको लेकर रखा गया है। इसी बीच कांग्रेस के बागी एमएलए रोशन बेग को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। सियासी खेमे में चर्चा है कि वो दीगर बागी अराकीन असेंबली के पास मुंबई जा रहे थे। तो पूरा सियासी ड्रामा जिस भी तरह से हो सकता है वो हर तरीके से कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। हर पल तस्वीर बदलती है, लेकिन सियासी जो एक तरह का माहौल है वो वहीं का वहीं बना हुआ है। आज उम्मीद थी कि मंगल को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो शायद कुछ नतीजा सामने निकल कर आए, लेकिन कोर्ट ने भी ये कह दिया कि वो स्पीकर को दरअसल ये नहीं कह सकते हैं कि वो नाअहली या इस्तीफे को लेकर अराकीन असेंबली को लेकर क्या कहें। अब ऐसे में पेच अटक गया है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि जल्द से जल्द वो इसको लेकर फैसला करें कि इस्तीफा मंजूर करना है, नाअहल उन्हें करार देना है। और ऐसे में जुमेरात को जब वोट ट्रस्ट वोट होगा तो देखना होगा कि वाकई में क्या होता है और उससे पहले जो स्पीकर हैं वो क्या फैसला लेते हैं। और इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ विनीत गोयनका साहब हैं, बीजेपी के लीडर हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर एस.के. दत्ता साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। दो और खास मेहमान अब से कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। विनीत जी, पेज तो वहीं का वहीं अटका हुआ है और एक उम्मीद शायद आपको भी होगी और उन एमएलएस को भी होगी कि शायद कोर्ट कोई रास्ता निकाले, लेकिन कोर्ट ने तो एक बार फिर से कह दिया है कि वो दरअसल दखल नहीं दे सकते हैं स्पीकर के जो भी उनको राइट्स मिले हुए हैं कानून के तहत। मुझे लगता है वहाँ के जो खाते में जो स्पीकर उन्होंने निर्णय लेना चाहिए, जिन लोगों ने राजीनामा पहले दिया था उनको मंजूर करना चाहिए। और जो सस्पेंशन है ये गलत होगा, क्योंकि सस्पेंशन या टर्मिनेशन या फिर जो बाकी कार्रवाई है वो तो बाद के, अगर उन्होंने अगर इस्तीफा पहले नहीं दिया होता तो ठीक था। तो ये तुरंत करें, इसके अंदर जमहूरियत का नुकसान ही है जी। जो वहाँ की जो सरकार है फ्लोर टेस्ट आजकल ले लेना चाहिए था, जुमेरात तक क्यों रुक रही है। फिर भी अगर उन्होंने किया तो ठीक है, देखेंगे कितना नंबर उनके पास है, कितना भारतीय जनता पार्टी के पास है जी। लेकिन अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है जो 16 के 16 एमएलएज हैं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो ये नंबर घट जाएगा और ऐसे में मेजॉरिटी जो है वो जो बचे हुए नंबर है उसमें दिखानी होगी। और ऐसे में अगर हम बीजेपी को देखें तो वो एक तरह से विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि आपके पास तो 104 एमएलएज पहले से ही मौजूद हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो हर समय उसी तरह से फायदे में ही है। एक तरह से नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है कर्नाटक के जनता के लोगों का, वहाँ के जो आम जनता वहाँ के जो उनके नुकसान हो रहा है। गत एक साल में वहाँ पे कहीं पे भी गवर्नेंस नहीं है, वहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, सड़कों का प्रॉब्लम है, कंपनियां बाहर जा रही हैं, हैदराबाद जा रही हैं, पूना जा रही हैं, गुड़गांव जा रही है, लेकिन वहाँ से निकल रही है और वहाँ पे सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री जो है, सदर जो है वहाँ के, वो या तो 5 स्टार होटल में बैठ के काम करते हैं या विदेश में रहते हैं या फिर आपको मीडिया पे रोते हुए दिखते हैं। तो नुकसान वहीं पे हो रहा है। तो नंबर गेम की कोई बात नहीं है, सरकार आने की कोई
कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि वहाँ पे गवर्नेंस होना चाहिए और इसके लिए वहाँ के जो एमएलएज हैं उनकी जो इच्छा होगी वो इच्छा हमने सुननी चाहिए। जी दत्ता जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? और आज खास तौर पर आपको भी शायद बहुत उम्मीद रही होगी और उन एमएलएज को भी बहुत उम्मीद थी कि शायद कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ डायरेक्ट किया जाए स्पीकर को ताकि ये मसला आज हल हो, लेकिन ये मसला तो अब लग रहा है और पेचीदा हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दो बात बहुत ही क्लियर वे में कही है। पहले बात यह कि हाँ, स्पीकर के कुछ जुरिस्डिक्शन होते हैं जो संविधान के हिसाब से दिया गया है। उस जुरिस्डिक्शन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये संविधान के अधिकार क्षेत्र में है स्पीकर की वो जुरिस्डिक्शन। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दिया है कर्नाटका के स्पीकर को कि आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं या फिर इतना देर क्यों कर रहे हैं निर्णय लेने में। और आदेश दिया है कि जब हमने कहा था कि आपको जल्द से जल्द निर्णय लेनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन और रेजिग्नेशन को लेके, तो आपने इतना विलंब क्यों किया अभी तक। यह कहीं ना कहीं पे कोर्ट के जो आदेश है और कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि जल्द से जल्द इस पे निर्णय हो, उसका उल्लंघन है। और कल तक का समय स्पीकर साहब ने मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। स्पीकर के ऑफिस ने इसमें दत्ता साहब आप ये देखें कि बात तो वही की वही है कि कोर्ट सिर्फ कह सकता है लेकिन किसी तरह का ऑर्डर जो है वो स्पीकर को नहीं दिया जा सकता है, और आज ये बात फिर से कही गई है। नहीं, कोर्ट ने सीधा टाइम फ्रेम पूछा था कि कब तक आपको समय चाहिए निर्णय लेने के लिए। तो स्पीकर साहब ने कहा है कि कल तक का समय उनको दिया जाए। जो आपके जो स्पीकर कर्नाटका के कांग्रेस के तरफ से जो कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मानू सिंह भी जो आर्ग्यू कर रहे थे स्पीकर के तरफ से, तो अभिषेक मानू सिंह भी ने जब अपनी दलीलें रखी तो उस समय कोर्ट ने सीधा एक आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस पे निर्णय होना चाहिए स्पीकर के तरफ से। उसके बाद अभिषेक मानू सिंघवी की तरफ से ये बात रखा गया कोर्ट के सामने कि स्पीकर साहब ने कल तक का समय मांगा है, जिस पे कोर्ट ने कोई ऐतराज नहीं जाहिर किया। कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, कल तक का समय अगर मांग रहे हैं निर्णय लेने के लिए रेजिग्नेशन को लेके और डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, तो वो समय दिया जाए। कल अगर स्पीकर साहब अगर अपने बातों से अगर मुकर जाते हैं जो उन्होंने आश्वासन दिया है कोर्ट पे आज अपने काउंसिल के माध्यम से, तब मेरे हिसाब से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बहुत अच्छा खासा एक फटकार लगेगा पूरी चीज को लेके, क्योंकि जिस तरह का मूड था आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जिस तरह से न्यायाधीशों का टिप्पणी था, कहीं ना कहीं पे ये सीधा वे में लग रहा था कि आप कल तक का इंतजार करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कुछ ना कुछ आदेश जरूर जारी करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि अल्पमत की सरकार है या नहीं है, इसको भी साबित करने के लिए स्पीकर साहब को अपना निर्णय बहुत जल्दी देना होगा। जब तक आप निर्णय नहीं देंगे, ये जो कॉन्फिडेंस वोट का जो आपने रखा है कि कॉन्फिडेंस वोट आगे जाके होगा, उसके लिए भी तो निर्णय लेने की आवश्यकता है ना। या तो आप डिस्क्वालीफाई कीजिए या तो फिर आप उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कीजिए, पर दो में से कोई एक पहल तो आप करेंगे। और दत्ता जी, अगर हम ये देखें, दोनों ही सिचुएशन में नुकसान जो है वो कांग्रेस और जेडीएस को ही है, क्योंकि अगर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है यानी कि असेंबली में जो ट्रस्ट वोट जो होगा उसमें जाहिर सी बात है वो 16 कम हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर इनको इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो भी एक तरह से देखा जाए तो वो दोनों पार्टी से आप बाहर हो गए, तो तब भी वही सिचुएशन जो है उसी तरह की पैदा होती है। और उसमें एक तरह से बीजेपी को फायदा है सीधे तौर पर, क्योंकि फिर उन्हें वहां पर मेजॉरिटी के लिए सिर्फ एक एमएलए की जरूरत होगी जो और पहले से उनके पास इंडिपेंडेंट मौजूद है। बेशक मौजूदा जो भाजपा का स्ट्रेंथ है कर्नाटका असेंबली में वो 105 की है, और उसके साथ साथ जो दो इंडिपेंडेंट ने उन्होंने लिखित में दिया है गवर्नर साहिबा को कि वो भाजपा के साथ जाना चाहते हैं और भाजपा की अगर सरकार बनती है तो उस पर समर्थन देना चाहते हैं। केवल यही बात नहीं, इन्होंने कल स्पीकर को भी लिख के दिया है कि विपक्ष का जो बेंचेस है, विपक्ष के बेंचेस के साथ इनके बेंच लगाया जाए। ये विपक्ष के साथ ट्रस्ट वोट के दौरान या फिर कॉन्फिडेंस वोट के दौरान विपक्ष के साथ बैठना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक तरह से तो साबित ही हो गया है कि ये अल्पमत की सरकार है। अब ये है कि कुमारस्वामी जी का जिद्दीपना है और जिद है, जैसे बच्चा जिद करते हैं ना, उसी तरह से जिद कर रहे हैं कि नहीं
चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कॉन्फिडेंस वोट पे तो जाना ही है, और उस पे बेशक हार भी जाए पर हारने के बाद ही त्याग पत्र देंगे, ये बेशक मानने के लिए तैयार नहीं है कि अल्पमत में है। आप उन्हें बच्चे की तरह करें, लेकिन ये सियासत भी है दत्ता जी, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। ही इज सीएम ऑफ ऑफ अ स्टेट, तो जाहिर सी बात है वो अपनी तमाम कोशिश करेंगे। हर तरह की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जाएगी। बेशक कोशिश जरूर करेंगे, पर सीएम ऑफ स्टेट अगर है तो सीएम की तरह रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करे ना, फुट के ना रोए मीडिया के सामने। जो है उनके अंदर सत्ता की इतनी लालसा जो है वो पैदा हो रही है कि ये सब जो किया गया है दरअसल उन्हीं की तरफ से किया गया है, और वो ये नहीं चाहते हैं कि वहां पर दोबारा से इलेक्शन हो, बल्कि इसी सिचुएशन में वो दोबारा से सीएम बने, वो ये चाहते हैं। नहीं, ये जो कुछ हो रहा है वो अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और उसके साथ साथ जनता दल सेक्युलर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट का ही नतीजा है कि आज यहां तक चीजें सामने आ गई है। मैं समझता हूं कि विपक्ष होने के नाते भाजपा अगर उस पे अगर बाहर से अगर पत्थर अगर फेंक रहे हैं, अंदर में जब लड़ाई हो रही है तो वो तो कोई भी विपक्ष की पार्टी कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्ष का रोल होता है कि कहीं ना कहीं पे सरकार को एक्सपोज करे, और जहां मौका मिले सरकार को ध्वनि मत से नो कॉन्फिडेंस मोशन में हराए और फिर अपना कोशिश करे अपनी सरकार बनाने की। संविधान ने ये इजाजत तो विपक्ष को भी दे के रखा है ना, और सत्ता पक्ष को भी दे के रखा है। प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि अंदर खाने इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है अलग अलग खेमों के बीच में, और मैं मानता हूं कि बहुत हद तक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो है कर्नाटका के सिद्धरामैया जी, उनका बहुत हद तक किया धरा है इस पूरे चीज पे। ठीक है विनीत जी, आपने बात रखी है। मेरे साथ अमलेंदु उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ गए स्टूडियो में। अमलेंदु जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है, मैं आपके पास आऊंगी। विनीत जी, आप अपनी बात को रखिए। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे राजनाथ जी ने हाउस में कहा था और कई नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल इसको देख रही है, बाहर से देख रही है, क्या संबंध है? यानी आप अगर कहेंगे कि भाई कुमारस्वामी जी जो वहां पे रो रहे थे मीडिया के सामने, आंसू उनके आंख से आए थे, उन्होंने बार बार चीख के कहा था कि कांग्रेस उनको काम नहीं करने दे रही है, ये भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने कर रही है तो मुझे पता नहीं है। फिर आपने एक बार वीडियो में ये भी देखा कि कुमारस्वामी जी बस में बैठे हुए किसी लोगों को कह रहे हैं कि आपने वोट मोदी जी को दिया इसलिए मैं आपका काम नहीं करूंगा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी ने उनके मन में डाला, उनके मुंह से बुलवाया, तो मुझे पता नहीं है। और तीसरी बात आपने ये भी सुना था कि मीडिया में कई जगह देखा गया था कि कुमारस्वामी जी फोन पे किसी पुलिस ऑफिसर को कह रहे थे कि वो गोली मार दे। क्या उनके मुंह से हमने ये भी बुलवा दिया? देखिए, जेडीएस कोई पार्टी नहीं, एक परिवार है। इनके पिताजी कभी प्रधानमंत्री रहे थे, अभी खुद मुख्यमंत्री रहे, बेटे को ये संसद बनाने की कोशिश कर रहे थे, किसी को वहां पे विधायक बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक परिवार है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कोई पार्टी नहीं, एक परिवार का काम है। तो वो परिवार, दो परिवार साथ में आए थे, उनको व्यापार करना था, कर नहीं पाए, आपस में लड़ाई हो गई। तो यहाँ पे जनता का क्यों नुकसान हो? वहां की जनता का क्या गलती है? 105 सीट जिसके पास है वो विपक्ष में बैठे, और जिसके पास 37 सीट है और जिनका घर साथ में नहीं, कुनबा साथ में नहीं, आपस में लड़ाई है, सिर फोड़ी रोज का। आपने देखा कि किस तरह से वहां के जो नुमाइंदा उनको स्पीकर हाकिम के ऑफिस के बाहर मारा गया, मैन हैंडल किया गया, और आप ही के चैनल ने दिखाया। अल्टीमेटली देखिए, मैटर तो ये करता है ना किसने हुकूमत बनाई, किसकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ऐसे और बहुत सारे स्टेट्स में है। तो लेकिन हमारा कहां पे जित कहां पे? हम तो केवल उनको कहते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आ जाए। मुख्यमंत्री कितने दिन कार्यालय में है? आपने देखा कि वो 5 स्टार होटल से काम कर रहे हैं, वो अपने खुद के एमएलए को नहीं मिलते, हमको तो मिलते नहीं। आपकी तरफ से भी पूरी की गई थी, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए, हमारा कोई दुख नहीं उसका। आज भी हमने थोड़ी उनको कहा कि आप आइए। देखिए, आप फ्री है, आप कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। उनके 15 लोग अगर जाके मुंबई में रहते हैं, और मुंबई जो है भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्य में है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? कल वो कलकत्ता चले जाते, तो आप क्या कहते कि दीदी ने उनको क्या है? भाई, आपको एक देखना पड़ेगा कि उनके घर में दरार है, उनका जो सदर है वो जो है वो एक इमोशनल आदमी है, टीवी पे बार बार आके रोता है। ऐसे सदर के नीचे कौन काम करना चाहेगा? ठीक है, अमलेंदु जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस की नाअहली, नाकामी ज्यादा है कि एक ऐसे स्टेट में जहां पर आपने अपने आप को दूसरे स्थान पर रखा और आपने एक छोटी पार्टी को बड़ा बनाकर उनका सीएम बनाया, उसके बावजूद भी आप वहां पर ढंग से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, और ये हर कुछ दिन बाद इसी तरह का ड्रामा नजर आता है। इस बार ही कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। देखिए, असल में इस तरीके के ड्रामे पहले भारतीय जनता पार्टी भी करती रही। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो वो भी कम सीटों वाली मुख्य पार्टी की नेता थी, और भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा सीटें थी, और उन्होंने सरकार बनवाई थी मायावती जी की, चूँकि उस समय मुलायम सिंह की सरकार को गिरवाना था। जहाँ तक कर्नाटक का सवाल है, तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिकता का वास्ता देने का शायद नैतिक नहीं है उनको कोई मतलब।
चूंकि वो पहले खुद जिस तरीके की हरकतें वहाँ कर चुके हैं, आप देखिए कि येदियुरप्पा जी ने बाकायदा शपथ ले ली मुख्यमंत्री पद की। उन्हें मालूम था कि उनके पास नंबर नहीं है, फिर भी उन्होंने लिया, 15 दिन रहे भी, सारी कोशिशें उस बीच में भी की गई तोड़ फोड़ की, लेकिन उस समय कामयाब नहीं हुए। और उसके बाद फिर सदन में बिना मतलब वोटिंग कराए हुए फिर इस्तीफा देके चले गए। तो अब इतना सब करने के बाद फिर अगर आप अभी नैतिकता की दुहाई दें तो वो अच्छा नहीं लगता है। अब चूंकि राजनीति जो है वो एक तरीके से व्यापार हो गया है पूरा, तो अब जब व्यापार हो गया है तो जो बड़ा व्यापारी है वो ज़्यादा बड़े दांव खेलता है। जाहिर सी बात है कि जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है वो बड़ी व्यापारी है, बड़े व्यापारिक घराने भी उसके साथ में है, तो बड़ा दांव खेलती है। छोटे परिवार हैं, वो छोटी छोटी दुकानों के मालिक हैं, तो वो छोटे तरीके से काम करते हैं। तो लेकिन ये कांग्रेस की नाकामयाबी नहीं है कि आप ये देखें कि बेंगलोर में न जाकर अमेठी में जाते हैं राहुल गांधी के, उनके 1 करोड़ फॉलोअर्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं। इसके अलावा आप ये देखें महाराष्ट्र, जिसमें इसी साल इलेक्शन है, वहां पर जब डीके शिव कुमार, उनके इतने बड़े लीडर वहां पर पहुंचते हैं तो वो अकेले होते हैं, मायूस नजर आते हैं। और जब सोशल मीडिया, तमाम मीडिया में जब बात उठती है तो मिलिंद देवड़ा वहां पर फिर उनके पास पहुंचते हैं। यानी कि 100 से 200 सपोर्टर्स भी, कार्यकर्ता भी उस होटल के बाहर नहीं होते हैं जहां पर उनके एमएलए, बाकी एमएलए वहां पर हैं। तो आपको नहीं लगता ये कांग्रेस की नाअहली है? देखिए, कांग्रेस की एक आप उसको नाअहली भी कह सकती हैं, और दूसरी बात यह है कि वहाँ सपोर्टर्स ले जाकर कोई हमला थोड़ी करना था। आप एक सपोर्ट तो दिखाते हैं ना कि भाई क्या आप ये सपोर्ट दिखाते हैं कि आपका अगर इतना बड़ा लीडर वहां पर आया है, वहां एमएलए से बात करने के लिए आया है, तो एटलीस्ट आपको एक सपोर्ट तो दिखाएंगे कि उस इतने बड़े लीडर को होटल में जाने तक की इजाजत नहीं दी गई, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ उसको लेकर। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो लीडर जो है सब में घोषित करके आया हो। लीडर हो सकता है आपने किसी गुप्त मिशन पे आया हो, तो अब वो सबको घोषित करके नहीं आएगा कि भाई हमारे यहाँ पहुंचे, तुम भी पहुंचो। तो जब बड़े स्तर पे चीजें होती हैं तो बहुत सी चीजें जो हैं वो बिना बताए करनी पड़ती हैं। तो वही कर रहे थे डीके शिव कुमार, लेकिन डीके शिव कुमार ने बहुत बहादुरी के साथ, मतलब जब सारा चीजें खिलाफ हों तो मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार जो है वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और अच्छा उन्होंने अपना रोल अदा किया डीके शिव कुमार ने। लीड कर रहे हैं कांग्रेस को अच्छी तरीके से कर्नाटक में। तो नहीं, तो आपको ये नहीं लगता कि राहुल गांधी को कर्नाटक में पहुंचना चाहिए था? आपको नहीं लगता कि वहां पर एक सपोर्ट बननी चाहिए? राहुल गांधी अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ही नहीं, तो पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचना चाहिए, राहुल गांधी का व्यक्तिगत मसला हो जाता है। नहीं, तो आप ये बताइए, 4 ऐसे लीडर्स के नाम बता दीजिए अमलेंदु जी जो कांग्रेस के वहां पर पहुंचे हों एक सपोर्ट के लिए, जहां पर कांग्रेस और जेडीएस जो है पूरी बिखरी हुई नजर आ रही है पूरी तरीके से। एक ऐसा एक बड़ा स्टेट जो आपके हाथ है और जिसको आप संभाल के रख सकते हैं, संजो के रख सकते हैं, वैसे ही इतने कम स्टेट में आपकी हुकूमत है, तो क्या नहीं लगता कि उनको एक तरह से वहां पर एक मजबूती दिखानी चाहिए थी, अपने कुछ बड़े लीडर्स भेजने चाहिए थे? नहीं, अब डीके शिव कुमार बड़े ही नेता हैं, कोई छोटे नेता तो है नहीं। तो डीके शिव कुमार जब गए तो बड़े ही नेता गए ना, छोटे नेता तो नहीं गए ना। तो जाहिर सी बात है कि अब सारे बड़े नेता जो इसी काम पे लगा दिए जाए, तो इतना बड़ा मसला भी नहीं है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है बड़ा मसला हो गया, अमित शाह से लेके मोदी जी तक जो है वो दोनों लग जाते हो छोटी से छोटी सरकार गिराने के लिए भी, नहीं तो पंचायत स्तर के लिए भी। एक स्टेट की सरकार उनके लिए कोई मायने नहीं रखती जिनके कुछ चंद स्टेट में सरकार रह गई है। सरकारें आती रहती हैं बुशरा जी, सरकारें आती रहती हैं, आज है कल नहीं है। ठीक है, आज रहेगी सरकार, कल चली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए दत्ता जी मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ एक और खास मेहमान एसके मुखर्जी साहब एडवोकेट मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका भी। दत्ता साहब आपके पास मैं आऊं उससे पहले कानूनी पहलू समझना भी बहुत जरूरी है, हालांकि इसको लेकर बात हो गई है। मुखर्जी साहब, आज की अगर हम बात करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग की इस पूरे मामले को लेकर, तो कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि वो किसी तरह की मदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया है स्पीकर को लेकर। तो देखिए, 2 चीजें हैं एक्चुअली। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट भी अपने जुरिडिक्शन को नहीं खत्म करना चाहते, उनका जो अपने हद है उस हद को और या जद को पार नहीं करना चाहते, वो ठीक है, क्योंकि कुछ सर्टेन प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर कि स्पीकर का ही डोमेन होता है और किसी का डोमेन नहीं होता। तो जुडिशियल रिव्यू अलग चीज है, जुडिशियल इंटरफेरेंस अलग चीज है। तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट अपने जुडिशियल इंटरफेरेंस से बच रहे हैं। एसआर बॉम्बे केस है, वो नेचुरली वो गाइडलाइन उन्हीं का कोर्ट का जजमेंट है, उन्हीं के लिए वो लीडिंग जजमेंट है, सबके लागू है वो। हमको मेनली ये देखना है कि वहां पर जो इस समय स्थिति है वो स्पीकर को हैंडल करनी है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का व्यू बिल्कुल ठीक है
कि अल्टीमेटली जो भी टेस्ट होना है, जो भी होना है, वो स्पीकर के द्वारा किया जाना है। और विजडम जो है वो स्पीकर का टेस्ट है, वो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का टेस्ट नहीं है, लीगल एस्पेक्ट है। लेकिन जब वक्त मांगा गया है, जब स्पीकर ने कहा कि मुझे कल तक का वक्त आप और दीजिए, और ऐसे में कोर्ट भी सख्त बात कह रहा है कि आप हमें तो सिखा रहे हैं, लेकिन आप खुद भी तो सीखिए कि 10 जुलाई से इस्तीफा दिया हुआ है और अब तक आपने इसको लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया है। अगर फिर भी स्पीकर डुलमुल रवैया अपनाते हैं, अगर फिर भी इसी तरह का टाल मटोल वो करते रहते हैं, तो फिर क्या कोर्ट कुछ कर सकता है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का इंटरफेरेंस तभी होगा जबकि स्पीकर बोलेंगे। अब वही ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट चाहते हैं कि आपको जो कहना है वो कहें, आप उसको लेकर के टाल मटोल न करें या कोई उसको गोलमोल रवैया ना अपनाएं। आपका रिव्यू जो भी हो, उनका रवैया, स्पीकर का जो भी फाइंडिंग आए, राइट आए, रॉन्ग आए, नहीं आए, ये तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट को देखना है। पर वो करेंगे तभी जब आप बोलेंगे। अब आप यदि डेट लेते रहेंगे, एडजॉर्न करते रहेंगे, सिचुएशन को लटकाते रहेंगे, उस सिचुएशन के अंदर तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए कोर्ट भी एक कंक्लूडिंग सिचुएशन पे आना चाहती हैं, और वो ऑनरेबल कोर्ट ने इसी एंगल से कहा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन मेरे माइंड में यही है कि वो बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप जो भी लें, राइट डिसीजन लें या रॉन्ग लें, आप जानें, पर आप डिसीजन लें, और तभी वो जुडिशियल उसकी स्क्रूटनी होगी या रिव्यू होगा, उससे पहले नहीं हो सकता जी। तो इसीलिए उनका ये कहना बिल्कुल मेरा कहना है, ईदर ही डिस्क्वालिफाइज दी एमएलएज, और या फिर उनका जो रेजिग्नेशन है उसको कबूल करते हैं, उसके बाद ही देखा जाएगा कोर्ट की तरफ से कि वो डिसीजन दरअसल स्पीकर का सही है या गलत है। तब तक इंतजार किया जा रहा है कि स्पीकर क्या डिसीजन लेते हैं। नो ऑप्शन। हाँ, देयर इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली व्हाट आई अंडरस्टैंड, देयर इज नो ऑप्शन अंटिल द स्पीकर स्पीक्स आउट हिज माइंड। उनको क्या निर्णय लेना है, क्या जजमेंट लेना है, उनको फैसला क्या करना है, वो करें, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू होगा, उससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का डोमेन नहीं है, ऑनरेबल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वो तो लीगल है बिल्कुल। ओके, और अगर क्योंकि जो एमएलएज हैं वो लगातार कह रहे हैं कि उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फिर उसके बाद भी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट तभी करेंगे जबकि स्पीकर का उसको डिस्क्वालीफाई करे, तो सिचुएशन को प्री जज नहीं किया जा सकता। अभी तक प्री जज नहीं किया जा सकता, और प्री जज करने की दिशा में जो एक स्टेप होता है, ये एडजॉर्न करना, ये वो उसको रोका जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट का रवैया यही है, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का कहना ही है कि आप उसको लटकाइए मत, यू डोंट गिव देम ए सिचुएशन, डोंट गिव देम ए स्पेस। एमएलएज को स्पेस मत दीजिएगा, रोज स्विंगिंग करते रहे हर समय। अल्टीमेटली स्विंगिंग को रोका जाए, और स्विंगिंग को रोकने का इनडायरेक्ट तरीका मेरी राय में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का ही ये व्यू है। ओके विनीत जी, आपके लिए सिचुएशन क्या सही है कि इस्तीफा दें या फिर डिस्क्वालीफाई करें? आप, हालांकि दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। नहीं, हमारे लिए परेशानी यह है कि वहाँ की जनता को गवर्नेंस नहीं मिल रहा है। अगर स्पीकर साहब कुछ भी निर्णय लेते हैं, लेकिन ये बात 2008 में तो नहीं कही थी आपकी तरफ से। सरकार भारतीय जनता पार्टी के बने, सरकार येदियुरप्पा जी के बने, सरकार किसी और के बने, ये बात है। वहाँ की जनता जो आज खामियाजा है, एक साल में सरकार किसकी है, कहाँ है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री केवल टीवी पे रोते हुए दिखते हैं। लेकिन ऐसे में जनता का क्या अधिकार नहीं है? तो हो नहीं रहा है कर्नाटक में, ये इससे पहले बहुत बार हो चुका है। ये तो धन्यवाद आप जैसे चैनल का कि आप लोग जिस तरह से इसको डिबेट पे ले रहे हैं कि वहाँ की जनता को भी पता चले कि मुख्यमंत्री जो है केवल रो रहा है टीवी पे आके, 5 स्टार में रह रहा है, वो कभी हाउस में नहीं जाता है, अपने एमएलए को नहीं मिलता है, और जो एमएलए वहाँ के स्पीकर खातिम को मिलने जाते हैं उनके ऊपर हाथ उठाया जाता है। ये कोई तरीका होता है? और जहां रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के अध्यक्ष तो गायब ही है, वो है ही नहीं, रिजाइन कर रहे हैं। या फिर अगर महाराष्ट्र के अंदर आपने अगर देखा होगा तो उनके कई मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। पृथ्वीराज जी कहाँ है, वो नहीं आए थे उस दिन। तो वहाँ के मुख्यमंत्री मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के थे, केंद्र के मिनिस्टर थे, सुशील कुमार शिंदे जी वगैरह, कोई नहीं दिखे। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में आज राहुल गांधी जी के सामने कोई नहीं है, शायद सिद्धरामैया जी के साथ में भी कोई नहीं है। कर्नाटक में भी आप देखेंगे तो केवल सिद्धरामैया जी का फोटो दिखता है, बाकी किसी नहीं। हो सकता है कि इस षड्यंत्र के पीछे, इस तकलीफ के पीछे, इस तबाही के पीछे सिद्धरामैया जी का हाथ होगा, क्या पता कि वो चाहते होंगे कि भाई आज कुमार स्वामी जी जाए और कॉम्प्रोमाइज उनका नाम सामने आए। देखिए, सच बहुत कुछ हो सकता है जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि वहाँ के नागरिकों को बहुत तकलीफ हो रही है, वहाँ की जो जनता है वहाँ पे जमहूरियत बिल्कुल भी नहीं है। और स्पीकर महोदय, हातिम महोदय, आपके पास अधिकार दिया है 10 दिन 15 दिन तक। इल्जाम तो आपके ऊपर लग रहा है विनीत जी, हम तो सफर कर रहे हैं, तमाम अपोजिशन जो है वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है जमहूरियत को तार-तार करने का। वो ये कह रही है कि ये जो खेल रचाया हुआ है वो आपका है, और आगे और जहां मैं फिर से दोहराता हूं, आप ही के मोहतरमा, मैंने आप ही के शो में कहा था, मुख्यमंत्री जो रोए थे
क्या उनको हमने कहा था और उन्हें हमारे कहने पे रोए थे उस स्टेज पे? जब मुख्यमंत्री ने फोन पे किसी को गोली मारने की बात की थी, क्या वो हमारे कहने पे की थी? जब मुख्यमंत्री ने बस में बैठे हुए किसी नागरिक को गाली दी थी कि कहीं तक जाओ मोदी जी से काम करवाओ, तो क्या हमने कहा था? अगर वो हमारी बातें इतनी मानते हैं तो फिर वो कांग्रेस के साथ में क्यों रहेंगे? तो मुझे लगता है कि उनको एक छोटा सा निर्देश आपके चैनल के द्वारा या अनुरोध जो है आपके चैनल के द्वारा हम करने जाएंगे कि यू नेवर नो द फ्यूचर, मे बी जेडीएस आपके साथ आ जाए। अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सियासत सिद्धरामैया जी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप भी आ सकते हैं, आपका भी स्वागत है। आप भी, ये भारत का जो भी अच्छा नागरिक है सभी लोग आए, ऐसा कोई इरादा नहीं है सियासत में। भारत का जो भी नागरिक अच्छे नागरिक है, सभी मेरे पैनल पे जितने भी अभी साथी हैं सभी लोग समझदार और पढ़े लिखे हैं, इन सभी लोग सज्जन है, ये देश का भला चाहते हैं। तो ये अगर अच्छी पार्टी से जुड़े तो देश का भी भला होगा। अगर गलती से अगर ये सब ऐसी पार्टी से जुड़ जाए जिसके सदर खुद राजीनामा देके घर पे बैठा हुआ मुंह छुपाए, तो क्या होगा देश का? ठीक है।